नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत दाजू कहानी के बारे में हम आगे चर्चा कर चुके हैं। जहाँ से बाकी हैं वहाँ से आज हम चर्चा करते हैं। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगारेट झाड़ी। मतलब कि इस जो जगदीश बाबू, यहाँ पर बाबू शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उत्तरांचल प्रदेश, ये जो कहानी जिस एरिया की, जिस क्षेत्र की लिखी, क्षेत्र का वातावरण लिया गया है, तो यहाँ के ये कहानी मूल उत्तरांचल प्रदेश को केंद्रित में करके ये कहानी लिखी गई है। वहाँ की प्रादेशिक भाषा में ये जो नाम के पीछे बाबू शब्द जोड़ा जाता है। तो जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। राखदानी, यहाँ पर राखदानी शब्द आया है। तो राखदानी मतलब कि स्टील का एक पात्र आता है जिसमें बीड़ी या सिगरेट का जो जली हुई, आधी जली हुई जो हम फेंकते हैं, और ये जो राख है, जली हुई सिगरेट का राख को हम उसमें बुझाते हैं, उसमें पाड़ते हैं। तो हमारे कमरे में या बैठे बैठे या होटल में बैठे बैठे वहाँ गंदगी नहीं हो सकती, इसीलिए ये राखदानी रखी जाती है। और सिगरेट झाड़ी मतलब कि उसमें बुझाई, मतलब कि उसकी जो जली हुई राख, वो जो पात्र है राखदानी, उसमें डाल दिया। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही हैं, और उन्हें अपनी शंका का समाधान कर लिया। उन्हें ऐसा लगा कि इन शब्दों की ध्वनि मतलब कि जब हम बोलते हैं या दूसरे कोई बोलते हैं तो उसके मुंह से जो आवाज़ पैदा होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है, उत्पन्न होकर हमारे कानों तक जो उसकी गुंजाइश पहुंचती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो इन शब्दों की ध्वनि वही कुछ है जिसकी रिक्तता मतलब कि खालीपन, शून्यता का अनुभव मतलब कि हमें जब कोई चीज़, गर्म पदार्थ हमें स्पर्श होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ गर्म पदार्थ का स्पर्श हुआ, ऐसा एहसास होता है, उसे हम अनुभव कहते हैं। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। उन्हें जो शक था उसका उन्होंने समाधान कर लिया, मतलब कि उसका हल कर लिया, उसका जवाब उसे मिल गया। समस्या का जो जवाब हल था वो मिल गया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। यहाँ पर जो कहानी में जो संवाद शैली है वो बहुत रोचक है। संवाद भी छोटे हैं और रोचक हैं। जगदीश बाबू मदन से सवाल करता है कि क्या नाम है तुम्हारा? मदन ने जवाब दिया मदन। तो जगदीश बाबू फिर से पूछते हैं, अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। मदन जवाब देता है, पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? तो जगदीश बाबू कहते हैं कि पहाड़ तो सैकड़ों है, मतलब कि पहाड़ तो बहुत सारे हैं। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तो यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि इस दाजू कहानी में कौन से पहाड़ों का उल्लेख किया गया है? तो हमें ऐसा उत्तर लिखना है कि दाजू कहानी में आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा इत्यादि पहाड़ों का उल्लेख किया गया है। और दूसरा एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि मदन किस पहाड़ का रहने वाला था? ऐसा सवाल आ सकता है। तो हमें ऐसा जवाब लिखना चाहिए कि मदन अल्मोड़ा पहाड़ का रहने वाला था।
इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला। मदन एक बालक है और उसे पहाड़ और जिला उसके भेद वो उसे मालूम नहीं था। लेकिन इस जगदीश बाबू के इस जवाब से मदन को पहाड़ और जिले का भेद मालूम होना, भेद मतलब कि तफावत, मालूम मतलब कि समझ में आ गया। जिला क्या होता है और पहाड़ क्या होता है, उसका अर्थ उसके मदन को समझ में आ गया और वो मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब अल्मोड़ा। मदन ने जवाब दिया, अल्मोड़ा साहब अल्मोड़ा मतलब कि अल्मोड़ा पहाड़ का रहने वाला, पहाड़ी इलाका का रहने वाला है। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। जगदीश बाबू ने कहा, अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष मतलब कि अधिक जानने की, गरज मतलब कि जरूरत, विशेष यानी कि अधिक और गरज का अर्थ होता है जरूरत, अधिक जानने की जरूरत से जगदीश बाबू ने पूछा, अल्मोड़ा में कौन सा गांव? ऐसा सवाल जगदीश बाबू ने मदन से पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। जगदीश बाबू के इस प्रश्न ने मदन को संकोच में डाल दिया, मतलब कि जवाब दूँ या न दूँ, ऐसा संकोच उसे हुआ। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। उसे ऐसा लगा कि अपने गांव की निराली मतलब कि अनोखी, जो दूसरे गांव हैं उससे अनोखी मतलब कि हास्यास्पद हो सकती है, ऐसा गांव का नाम होने के संज्ञा मतलब नाम, ऐसा गांव के नाम होने के कारण उसे संकोच हुआ था, ऐसा लगा। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। इस हास्यास्पद होने के कारण मदन ने उस गांव का नाम लेने के लिए टाला और बोला कि अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा, 15-20 मील दूर होगा, ऐसा उन्होंने टालते हुए जवाब दे दिया। यहाँ पर मील शब्द आया है, तो मील शब्द दो अर्थ अभिव्यक्त हो सकते हैं कि एक तो मिल के बारे में हम कह सकते हैं कि फ्लोर मिल मतलब जो आटा पीसा जाए, जिस घंटी से आटा पीसा जाए उसे मिल कहते हैं। और मिल यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से हमें देखा जाए तो इस कहानी के बारे में मिल शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका ये अर्थ होता है कि यहाँ पर अंतर, जो अल्मोड़ा और मदन का गांव है उसके बीच का अंतर को सूचित करता है ये मिल शब्द। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। जगदीश बाबू ने कहा कि फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, ऐसा जगदीश बाबू ने मदन से कहा। मदन ने जवाब दिया, डोट्यालगो। वह सकुचाता हुआ सा बोला। मदन ने जवाब दिया, डोट्यालगो, ऐसा जवाब दिया मदन ने। जगदीश बाबू के चेहरे पर पूती हुए एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। जगदीश बाबू के चेहरे पर जो एकाकीपन, जो शहर में वो अकेले आए हैं इसीलिए उसके चेहरे पर एकाकीपन जैसी रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती थी, वो मदन के उस जवाब से उसकी स्मृति की वो जो रेखाएं थी एकाकीपन की, वो उसके चेहरे पर से दूर हो गई
उन्होंने मुस्कुरा दिया, मतलब कि प्रसन्न होकर मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। निकटवर्ती यानी इसका मतलब ये होता है कि वो भी नज़दीकी गांव के रहने वाले हैं। मदन के नज़दीकी गांव के रहने वाले, मदन का जो गांव था उसके नज़दीक ही जगदीश बाबू का गांव भी है। तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। ट्रे, यहाँ पर ट्रे शब्द आया है, तो ट्रे शब्द का अर्थ होता है होटल में जब हम चाय पीने जाते हैं या हमें पानी मंगवाते हैं, कुछ मंगवाते हैं, तो होटल में काम करने वाले जो सेवक होते हैं वो जो जिसमें चाय का कप या पानी का प्याला रखकर जिसमें दो हाथ से पकड़कर लेकर आते हैं उसे ट्रे बोलते हैं। ट्रे प्लास्टिक का भी आता है और स्टील का भी हो सकता है, आता है। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। प्रसन्नता के कारण मदन के मुंह से जो शब्द निकलने वाला था वो भी जीभ पर आकर भी रुक गया। निकलना चाहकर भी न निकल सके, मतलब कि बोलते बोलते रुक गए। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। मदन को जो अपने अतीत में जो उसके जीवन में जो घटनाएं घटी थी, वो जो जब तक घर रहता था तब तक की घटनाएं उसके जीवन में घटित हुई थी, वो बारी बारी मदन को याद आने लगती हैं। अपने अतीत में वो गांव को याद करता है, ऊंची पहाड़ियाँ याद आती हैं। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, माँ, बाबा, दीदी, भोली, छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भोली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। मदन अपने अतीत में डूब जाता है और मदन को बारी बारी गांव याद आता है, उसके गांव के आसपास की पहाड़ियाँ याद आती हैं, मतलब कि पहाड़ी प्रदेश जो हैं वो याद आने लगता है। उस इलाके से जो नदी बहती हैं वो नदी याद आती हैं। ईजा मतलब कि उत्तरांचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में जो माँ होती हैं, इसके लिए ईजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाबा, दीदी, भोली, छोटी बहन, दाजू यानी कि बड़ा भाई, जो उत्तरांचल प्रदेश में उस क्षेत्र में प्रादेशिक भाषा में भाई के लिए दाजू शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेखक ने इस कहानी का कथा वस्तु इस पहाड़ी इलाके से लिया है, इसीलिए वहाँ की जो बोली थी, वो जो प्रादेशिक भाषा थी, इसका प्रयोग यहाँ पर किया है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में, मतलब कि मदन को जगदीश बाबू के निकट, जगदीश बाबू उस गांव, मदन के गांव में, मदन के घर में, मदन के कुटुंब में कौन से व्यक्ति जगदीश बाबू जैसे लगते हैं, वो छाया मतलब जगदीश बाबू जैसे कौन लगते हैं। तो मदन याद करता है, ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भोली नहीं, दाजू, हाँ दाजू, मतलब कि मदन का जो बड़ा भाई था बिल्कुल जगदीश बाबू जैसा ही था। वैसा जगदीश बाबू को बड़े भाई जैसा, मदन का जो बड़ा भाई था वैसा ही जगदीश बाबू लगता है मदन को। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई। 2-4 दिन रहने के बाद मदन को जो अजनबीपन था, जो जगदीश बाबू और मदन दोनों अपरिचित व्यक्ति थे, लेकिन दो अपरिचित व्यक्ति संपर्क में आने के बाद, दोनों उसके परिचय में आने के बाद जो उनका अजनबीपन था, अपरिचित था, वो दूर हो गया। उसका अजनबीपन दूर हो गया। खाई मतलब कि अंतर, जो अजनबीपन की खाई, अजनबीपन का अंतर जो
अपरिचित व्यक्तियों के बीच जो अंतर होता है वो अंतर उनका दूर हो गया और नज़दीक आ गया। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। जब जब जगदीश बाबू ने उस कैफ़े में जहाँ मदन सेवक के रूप में, बॉय के रूप में जहाँ काम करता है, जिस होटल में, वहाँ पर जगदीश बाबू जब जब उस होटल में जाते थे और उस टेबल पर बैठते ही मदन की आवाज़ जगदीश बाबू को सुनाई देती है, दाजू जय हिंद। मतलब कि यहाँ पर ये कहा गया है कि बड़े भाई को मान के लिए, आदर के लिए जय हिंद ऐसा मदन बोलता है, लेकिन यहाँ प्रादेशिक भाषा में उसका इस्तेमाल किया गया है, तो जय हिंद ऐसा वहाँ की बोली में कहा जाता है। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? मदन कहता है, दाजू आज तो ठंड बहुत है। ठंड मतलब जिस समय ये कहानी लिखी गई है तो उस समय का वातावरण शीत ऋतु, मानो कि ठंडी का वातावरण था, सियाड़ा की ऋतु का वातावरण था, उस समय ये कहानी लिखी गई है। उस समय की घटना को इस कहानी में वर्णन किया गया है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यू पड़ेगा? ह्यू मतलब ह्यू का अर्थ होता है हिम, बर्फ। मदन कहता है, दाजू आज यहाँ पर भी बर्फ पड़ेगा? ऐसा मदन जगदीश बाबू से पूछता है। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। मदन कहता है, दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया था। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। मदन जब जगदीश बाबू को पूछते हैं कि दाजू कल तो आपने बहुत थोड़ा खाना खाया था, उसी अरसा में, उसी समय में किसी होटल में किसी और से दूसरे आने वाले जो ग्राहक होते हैं उसकी आवाज़ मदन को होटल में, जब उत्तरांचल प्रदेश में जब हम होटल में जाते हैं तो होटल में जो काम करने वाले सेवक होते हैं इसके लिए बॉय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बॉय ऐसी आवाज़ मदन के कान पर आती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि, मानो कि हम जब बोलते हैं और कोई सामने कोई मकान है या सामने कोई दीवार है या सामने कोई पहाड़ है, तो हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ की प्रतिबिंब, जब तक हम आईने में सामने देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब आईने में दिखाई देता है। उसी प्रकार सामने कोई दीवार है, घर है या पहाड़ है, तो हम जब आवाज़ पुकारते हैं किसी को तो हमारी ही आवाज़ का પડઘા, गुजराती भाषा में कहिए तो हमारो आवाज़નો પડઘો ફરી પાછો આપણે પણ એ પડઘાને સાંભળી શકીએ। तो ये પડઘાને हिंदी भाषा में प्रतिध्वनि ऐसा कहा जाता है। तो उस प्रतिध्वनि मदन के कान में फिर से सुनाई, उसके पहले ही वो उस जगह पहुंच जाता है। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता है, दाजू कोई चीज़? मदन उस जो मदन को पुकारने वाले ग्राहक का ऑर्डर लेकर मदन जाते जाते जगदीश बाबू को फिर से पूछता है कि दाजू कोई चीज़? जगदीश बाबू ने कहा, पानी लाओ। मदन ने फिर से जवाब दिया, लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता से और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। मदन ने उस शब्द को, दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता से पुनरावर्तन करता है। दोहराता मतलब कि पुनरावर्तन करना, फिर से बोलना, दोहराना, दूसरी बार बोलना। जितनी आतुरता से माँ अपने बेटे को, जैसे कि किसी माँ का बेटा कोई काम से बहुत दिनों से
दूसरे गांव में जाकर रहता है और फिर बहुत दिनों रहकर वो वापस अपनी माँ के पास आता है। तो माँ जैसे प्यार से अपने बेटे को अपनी गोद में रखती हैं, उतने ही प्यार से मदन ने दाज्यू मतलब कि बड़े भाई के रूप में जिस शब्द का प्रयोग होता है उत्तरांचल प्रदेश में, तो उस शब्द दाज्यू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से मदन जगदीश बाबू को दाज्यू शब्द से पुकारता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। कुछ दिनों रहने के बाद जगदीश बाबू का जो अकेलेपन था वो दूर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जगदीश बाबू को मदन मिल गया उसके गांव के नज़दीकी गांव का, और मदन को जगदीश बाबू मिल गया। इसीलिए उन दोनों के बीच जो एकाकीपन था वो दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाज्यू कहलाना अच्छा नहीं लगता, और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाज्यू। अब जगदीश बाबू को मदन उसके निकटवर्ती गांव का मिल गया, और जगदीश बाबू का जो अकेलेपन था, एकाकीपन था, वो दूर हो गया, और वो सारा अपनेपन के रंगों में, ये सारा शहर में दूसरा कोई नहीं है, फिर भी मदन को, ये जगदीश बाबू को ये शहर अपना शहर जैसा, अपना शहर, इस शहर के रहने वाले हो ऐसा जगदीश बाबू को लगता है। लेकिन उसे एक चीज़ पसंद नहीं आया। वो चीज़ कौन सी? वो चीज़ यह कि मदन बार बार जगदीश बाबू को आया दाज्यू, लाया दाज्यू, जय हिंद दाज्यू, ये बार बार दाज्यू शब्द का मदन पुनरावर्तन करता है, जगदीश बाबू को दाज्यू शब्द से बुलाता है। वो जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगा। जगदीश बाबू एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, और उसके मान सम्मान इस दाज्यू शब्द में उसे नहीं लगता, इसीलिए जगदीश बाबू को वो पसंद नहीं आता। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम दाज्यू कहानी के बारे में यहाँ तक चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो बाकी हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। अस्तु।